अभी तक हमने नए सिलेबस एनएसक्यूएफ में चैप्टर 1 की स्टडी की। अब से हम दूसरा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। ये पुराने सिलेबस में चैप्टर 1 ही है अप्लाइड फिजिक्स के, तो पुराने स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है और जो नए सिलेबस एनएसक्यूएफ बेस्ड हैं उसमें ये चैप्टर 2 है। इस लेक्चर में हम लाइट की चर्चा करेंगे, प्रकाश की, ये क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही लाइट पर बेस्ड है, प्रकाश पर बेस्ड है। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट जो साइंटिस्टों ने अपने अनुभव और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर प्रकाश के बारे में जाना या लाइट के बारे में जाना, वो समराइज किया हुआ है यहाँ पर। वो इस तरह से हैं, जो प्रकाश है उसके अभिलक्षण या गुण निम्नवत हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व की? पहली चीज, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, यानी लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट हमारी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये साइंटिस्टों ने पहले से ही ऑब्जर्व करके रखा था। फिर प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, लाइट कैन ट्रेवल्स इन वैक्यूम, यानी प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है बिना किसी माध्यम में, और साथ ही साथ मटेरियल मीडियम या माध्यम में भी चल सकता है। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम की आवश्यकता होती है। नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, नहीं चल पाती है। फिर क्या ऑब्जर्व किया? प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया गया। तो इस तरह से हमारा लाइट स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी एक सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, यानी प्रकाश का परावर्तन होता है, साथ ही साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है। और क्या ऑब्जर्व किया गया? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन होता है, यानी प्रकाश को जब प्रिज्म से, लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में टूट जाता है। तो ये डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण कहलाता है, प्रकाश का अपने रंगों, अलग अलग रंगों में टूटना किसी प्रिज्म के द्वारा, ये वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन कहलाता है। तो इस तरह से, और साथ ही साथ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को भी ऑब्जर्व किया गया है। यानी जब एक वर्णी प्रकाश यानी एक रंग का प्रकाश, दो प्रकाश किरणें एक ही दिशा में चलती हैं तो कुछ जगहों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कुछ जगहों पर न्यूनतम हो जाती है। ये जो प्रकाश के पुनर्वितरण की घटना है, लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस और व्यतिकरण। तो ये घटना ऑब्जर्व की गई थी वैज्ञानिक यंग द्वारा सबसे पहले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व की गई घटना, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व की गई। प्रकाश का अपने किसी सूक्ष्म अवरोध, मार्ग में सूक्ष्म अवरोध आ जाए, ऑब्स्टेकल आ जाए, या महीन छिद्र, एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा प्रकाश जब गुजरता है तो वो अपने अवरोध या छिद्र के किनारों से पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो प्रकाश की जो अपने रास्ते से मुड़ने की घटना है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट, ये डिफ्रैक्शन या विवर्तन कहलाती है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी ऑब्जर्व होता है, ये बहुत सूक्ष्म अवरोध आ जाए प्रकाश के रास्ते में या बहुत सूक्ष्म छिद्र आ जाए। तो इन दोनों केसेस में प्रकाश अपने जो ऑब्स्टेकल है या होल है उसके किनारों पर आंशिक रूप से बेंड हो जाता है। तो ये जो बेंडिंग की घटना है प्रकाश के मुड़ने की अपने रास्ते से किनारों पर, ये विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहलाती है। इसकी डिटेल स्टडी होगी। इस चैप्टर में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तीनों हैं। तो प्रकाश का ध्रुवण भी होता है, पोलराइजेशन भी होता है। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश की जो लाइट वेव है या लाइट वेक्टर के कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट, उनको सीमित करना, उनकी जो कंपन है सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस, उनको एक दिशा में सीमित करना, ये प्रकाश का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। ये भी घटना ऑब्जर्व हुई है। और साथ ही साथ प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं, प्रकाश से इलेक्ट्रॉन, किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। ये हमारी जो लाइट है वो किसी मटेरियल पर पड़े, मेटल पर पड़े तो वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकती है। इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी किसी भी मेटल पर जब लाइट गिरती है और उस लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उस मेटल से,
तो ये घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इसको सबसे पहले आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था अपने थ्योरी द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। और फिर अब आते हैं प्रकाश से संबंधित जो साइंटिस्टों ने अपने विचार हिस्टोरिकल रूप में प्रस्तुत किए हैं। वो सबसे पहले न्यूटन साहब आए, एक्सपेरिमेंट अपने अनुभवों के आधार पर और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने सबसे पहले प्रकाश को बताया कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत लेकर आए, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। फिर इसके बाद ये फेल हुई न्यूटन थ्योरी, तो हाइगेंस साहब ने अपनी वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत लाया। फिर ये भी जब फेल हुआ, कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय थ्योरी ले आए, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग मान लिया। और फिर ये भी जब कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा, तो प्लैंक साहब आए, उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी दिया प्रकाश की, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और वो फोटान शब्द या फोटान निकल प्रकाश में आया। तो इस तरह से ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो गया। तो हम पहले न्यूटन की कणिका सिद्धांत या कॉर्पस्कुलर थ्योरी पढ़ते हैं। ये थ्योरी सर आइजक न्यूटन, जो फिजिक्स के पितामह माने जाते हैं, इन्होंने 1675 ईस्वी में ये अपना सिद्धांत दिया कि प्रकाश के बारे में बताया। प्रकाश किसी भी प्रकाश स्रोत से अत्यंत सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में, हल्के अदृश्य कणिकाओं के रूप में निकलता रहता है, और इन कणिकाओं को उन्होंने कॉर्पस्कल्स या कणिकाएं कहा। ये किसी भी प्रकाश स्रोत से हमेशा निकलती रहती हैं। जब भी प्रकाश निकलेगा तो असंख्य सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में निकलता है। ये कणिकाएं जब हमारे रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में सरल रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, अपने साथ काइनेटिक एनर्जी भी ले जाती हैं। और जो महत्वपूर्ण चीजें बताई इन्होंने, ये कणिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं, यानी विभिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाएं विभिन्न साइज की होती हैं, इसलिए हमें अलग अलग कलर्स, अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। तो इसके आधार पर इन्होंने कुछ तथ्यों की व्याख्या की, लेकिन इसकी हम डिटेल्ड स्टडी नहीं करेंगे। बस हम ये जान लेंगे कि ये सिद्धांत आखिर कहाँ कहाँ फेल हुआ। तो पहली चीज तो जो इस कणिका सिद्धांत है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत, इसको अमान्य करने के जो रीजंस हैं वो ये हैं। प्रकाश का सघन माध्यम में यानी डेंसर मीडियम, ऐसा माध्यम जिसकी डेंसिटी अधिक हो, तो प्रकाश का डेंसर मीडियम में वेग विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। लेकिन फोको साइंटिस्ट इन्होंने प्रयोगों के आधार पर पाया कि प्रकाश का वेग डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में जैसे जल, कांच इत्यादि में कम होता है, और रेयर मीडियम जैसे वायु में ज्यादा होता है। तो ये फोको साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयोग के आधार पर पाया कि जितना ज्यादा हमारा मीडियम डेंस होगा, प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। तो ये उल्टी व्याख्या हो गई न्यूटन साहब की थ्योरी, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और फिर प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर करना चाहिए, क्योंकि कणिकाओं के रूप में निकल रहा है, तो प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। सभी कणिकाओं का वेग यानी जब प्रकाश की चाल से चल रही है, तो वास्तविकता में प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर नहीं करता। यहां पर भी ये न्यूटन थ्योरी फेल हो गई। तो और भी रीजंस हैं। प्रकाश स्रोत से लगातार कणिकाएं या कॉर्पस्कुलर्स निकलते रहेंगे तो प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान भी कम होता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रकाश स्रोत से जो भी प्रकाश निकलता है उसके कारण प्रकाश स्रोत का मास या द्रव्यमान कम नहीं होता। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन, इसकी भी व्याख्या न्यूटन साहब नहीं कर पाए। तो ये न्यूटन साहब ने जो थ्योरी बनाई उस समय प्रकाश के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं थी। प्रयोगों के आधार पर जो जानकारियां थी उसी के आधार पर न्यूटन साहब ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, और उसमें इतनी सारी कमियां निकली कि वो अमान्य हो गई। और फिर हाइगेंस साहब उसको लाइट को वेव के रूप में लेके आए। तो वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 में ही अपनी थ्योरी दे दी और बताया कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम यानी काल्पनिक माध्यम उन्होंने कल्पना की, ईथर, उसमें प्रकाश अपने वेग से प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और साथ ही साथ अधिकतम चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो तरंग ईथर काल्पनिक माध्यम में चलती है, और सभी माध्यमों में ये चलती है। लेकिन इसके कारण जो तरंग के रूप में था, इन्होंने रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इत्यादि घटनाओं की व्याख्या तो कर दी,
लेकिन इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और भी जो घटनाएं हैं उसकी व्याख्या ये हाइगेंस साहब नहीं कर पाए, तो इनकी थियरी भी डाउटफुल लगने लगी लोगों को। तब इसके बाद मैक्सवेल आए, जेसी मैक्सवेल साइंटिस्ट, इन्होंने अपना विद्युत चुंबकीय तरंगों पर इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ था। इन्होंने प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग मान लिया। तो हाइगेंस से यहां डिफरेंस क्या हुआ, हाइगेंस ने अपनी जो वेव मानी थी इनको मैक्सवेल ने यहां विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश को मान लिया। और फिर सब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मैक्सवेल की थ्योरी लगभग 200 साल बाद आई, 1873 में आई। इन्होंने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग माना और फिर इसके आधार पर इन्होंने प्रकाश संबंधित बहुत सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करना या एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। और फिर काफी हद तक ये एक्सप्लेन हुई, लेकिन इनके कारण जो प्रकाश के पार्टिकल नेचर की घटनाएं थीं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, रमन इफेक्ट इत्यादि घटनाओं की व्याख्या हम मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत से नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद प्लैंक साहब ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने जो हमारा प्रकाश है इसको पार्टिकल मान के, पार्टिकल क्या है, फोटान मान के अपनी थ्योरी दी। और फिर ये लगभग 1900 ईस्वी में ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई। इसको जर्मनी के साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक इन्होंने दी है, मैक्स प्लैंक ने दी है। प्लैंक साहब ने जो बहुत बड़ी थ्योरी डेवलप की प्रकाश से संबंधित, उसका कुछ पार्ट्स देखेंगे। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कंटिन्यूअस न निकल के, कंटिन्यूअस हमेशा न निकल के ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में निकलता है। तो प्रकाश, प्लैंक साहब ने बताया कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में निकलता है। इन बंडलों को, पैकेट को क्वांटा कहते हैं या फोटान कहते हैं। यानी प्रकाश हमारा फोटान्स के रूप में निकलता है। एक फोटान की ऊर्जा निश्चित होती है। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h न्यू, h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी है प्रकाश की, इस फॉर्म में निकलता है। तो इस तरह से प्रकाश जो है वो फोटान्स के रूप में निकलता है। 0 फोटान होंगे, नो प्रकाश, 1 फोटान होगा या 2 फोटान होगा या 3 फोटान होगा या 4 फोटान होगा। इस ऑर्डर में यानी इंटीग्रल मल्टीपल में फोटान्स हमारे निकलेंगे। तो इस तरह से इन्होंने प्रकाश को निकलने की सीमा बांध दी। प्रकाश में कम से कम 1 फोटान निकलेगा या 2 फोटान निकलेगा, यानी 1.5 फोटान या 2.5 फोटान, इस टाइप की चीजों को इन्होंने समाप्त कर दिया। इसको कहते हैं प्रकाश का क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट इन्होंने सीढ़ियां बना दी, h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू। इसके बीच में कुछ पॉसिबल नहीं है। जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, या 1 सीढ़ी पर चढ़ेंगे या 2 सीढ़ी पर, तो इस तरह से बीच की स्थिति पॉसिबल नहीं है। तो यहां भी फोटान के बीच की स्थिति पॉसिबल नहीं है। 1 फोटान, 2 फोटान, 3 फोटान, 4 फोटान, इसी तरह से इंटीग्रल नंबर ऑफ फोटान्स मिलेंगे। इसको कहते हैं क्वांटमाइजेशन या क्वांटमीकरण। तो जहां भी ये बीच की स्थितियां लागू नहीं होती, जंपिंग होती है, वहां क्वांटाइजेशन या क्वांटमीकरण थ्योरी अप्लाई होती है। जैसे चार्ज का क्वांटाइजेशन है। चार्ज क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसके बीच में नहीं है। तो चार्ज भी हमारा क्वांटाइज्ड है। और ये प्लैंक साहब ने ये फोटान की जो लाइट की थ्योरी है वो इन टर्म्स ऑफ फोटान या क्वांटा इन्होंने क्वांटाइज्ड कर दिया, इसका क्वांटमाइजेशन हो गया। तो ये प्रकाश का क्वांटमाइजेशन या क्वांटमीकरण कहलाता है। तो इस तरह से मैक्स प्लैंक ने जो 1900 में थ्योरी दी प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की, क्वांटम सिद्धांत यही है कि हमारा प्रकाश फोटान्स के रूप में निकलेगा और फोटान्स की जो संख्या होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी इंटीजर होगी, पूर्णांक होगी। और इस जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है इसका सपोर्ट करने के लिए आइंस्टीन ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, एक फोटान की जो ऊर्जा होती है E = h न्यू या E = hc बाई लैम्डा। c प्रकाश की चाल है, लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से h प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। इसका मान होता है c प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और न्यू फ्रीक्वेंसी है, प्रकाश की आवृत्ति है। और फिर आइंस्टीन रिलेशन, इसके बारे में सभी जानते हैं, E = mc²। अगर m मास डिफेक्ट हुआ कहीं पर तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है
मास डिफेक्ट पर, द्रव्यमान की क्षति होने पर, वो E=mc² आइंस्टाइन रिलेशन की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिशन वगैरह में ये इसी फार्मूले के आधार पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर इससे हम मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। E=mc² h²। तो इससे m की वैल्यू मिल जाएगी m=h/λc। यहां m फोटॉन का गतिक द्रव्यमान है, यानी फोटॉन का मूविंग मास है। m फोटॉन का मूविंग मास है। फोटॉन का रेस्ट मास एक्चुअल में 0 होता है। फोटॉन अगर रुक जाएगा तो उसका मास 0 हो जाएगा। जो उसका मूविंग मास है वो m=h/λc ये होता है। h और c कांस्टेंट होता है, तो वेवलेंथ प्रकाश की हमारी बदलती रहती है फोटॉन की, तो लैम्डा की वैल्यू रखेंगे और पर्टिकुलर फोटॉन का हमारा गतिक द्रव्यमान या मूविंग मास मिलेगा। रेस्ट मास फोटॉन का 0 होता है। फोटॉन अगर रुका हुआ है तो उसका मास 0 होगा। फोटॉन का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, P=m/c, और फिर यहां से हम m की वैल्यू रखेंगे मास की, फोटॉन की मास की, गतिक द्रव्यमान की। P=hc/λc यानी h/λ। तो h/λ ये इसका मोमेंटम आ गया फोटॉन का। मूविंग के केस में फोटॉन मूविंग स्टेट में सरवाइव कर पाएगा। इस तरह से फोटॉन का मोमेंटम या संवेग h/λ होता है। किसी सतह पर जो फोटॉन होते हैं इंसिडेंट किए जाएं तो उनकी संख्या nhν होती है। इस तरह से फोटॉन हमारा या तो एक फोटॉन अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा, या 2 फोटॉन होंगे, या इसी के मल्टीपल में फोटॉन एब्जॉर्ब होंगे। तो इस तरह से हमारा जो फोटॉन है वो फोटॉन क्वांटाइजेशन रूल फॉलो करता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो इस तरह से प्लैंक साहब ने अपनी थियरी में फोटॉन को कण मान लिया था, प्रकाश को फोटॉन कण के रूप में माना था, लेकिन इससे प्रकाश की पूरी कंप्लीट थियरी नहीं डेवलप हो पाई। फिर साइंटिस्टों ने मिलकर एक कंबाइंड थियरी डेवलप की जिसको कहते हैं ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति। प्रकाश मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग है, और फिर उस तरंग के आधार पर प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इत्यादि की व्याख्या की गई है। और फिर प्रकाश को साथ ही साथ मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ साथ दूसरी चीज मानी गई है, फोटॉन माना गया है। प्रकाश को प्लैंक साहब का फोटॉन माना गया है, तो कण माना गया है, फोटॉन कण। तो इस तरह से फोटॉन की मदद से प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट इत्यादि की व्याख्या हमारे फोटॉन, प्रकाश के फोटॉन नेचर के आधार पर आसानी से कर दी गई है। और प्रकाश के वेव नेचर के आधार पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इत्यादि की व्याख्या हो गई है। तो वेव नेचर से इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इत्यादि की व्याख्या होती है। और प्रकाश के कण नेचर के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट या जीमान इफेक्ट इत्यादि की व्याख्या होती है। तो साइंटिस्टों ने यह माना कि प्रकाश हमारा लाइट जो है ये दोहरा नेचर शो करता है। कण भी है जो कि प्लैंक साहब का कण है, फोटॉन जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ मैक्सवेल साहब की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग, दोनों के रूप में प्रकाश वास्तव में विद्यमान है। प्रकाश तो प्रकाश इस तरह से फोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों हैं। तो ये दोनों चीजें हम अपनी आवश्यकता अनुसार कंसीडर करते हैं। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, इसमें जहां हमें फोटॉन नेचर की आवश्यकता होती है वहां फोटॉन प्रकाश को मान लेते हैं, जहां वेव नेचर की आवश्यकता होती है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग मान लेते हैं। तो यही सर्वमान्य थ्योरी जो कि साइंटिस्टों द्वारा एक्सेप्ट की गई है और आज भी चल रही है। तो प्रकाश को फोटॉन एज वेल एज विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों माना गया है। यही ड्वेल नेचर ऑफ लाइट या प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति है। प्रकाश कण भी है फोटॉन और तरंग भी है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसको ड्वेल नेचर ऑफ लाइट या प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति कहते हैं। फिर डी ब्रॉगली साइंटिस्ट, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, इन्होंने डी ब्रॉगली ने एक विचार प्रस्तुत किया कि कोई भी मटेरियल जो गति कर रहा है, जैसे हमारा फोटॉन गति कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इसके साथ एक तरंग भी चलती है,
वेव भी चलती है, इसको डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव ए वेव, दिस वेव इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। यानी किसी भी गति वस्तु के साथ एक तरंग लगी रहती है, चलती है, जिसको डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। यानी जब भी वस्तु गति करेगी डी ब्रॉगली वेव रहेगी, वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाएगी, डी ब्रॉगली वेव खत्म। इस तरह से डी ब्रॉगली वेव की जो वेवलेंथ है वो इसी फार्मूले से दी जाएगी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, जहां पार्टिकल का संवेग यानी कण का मोमेंटम है एमवी से लिखेंगे, पी इक्वल टू एमवी। तो हमारा जो लैम्डा आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी या एच अपान एम वी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूविंग है वी वेलोसिटी से, तो उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो इसी फार्मूले से एच बाई एम वी फार्मूले से डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी जाएगी। और फिर ये गतिमान कण के द्रव्यमान और वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर व्युत्क्रमानुपाती है मोमेंटम के। अगर मोमेंटम 0 हो गया तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनफाइनाइट हो गई, तो वेव खत्म हो गई। अगर मोमेंटम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारी जो है कुछ ना कुछ आएगी। तो इस तरह से हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेव किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट यानी जो भी गतिमान वस्तु है उसके साथ एक वेव हमेशा चलेगी, उसको डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव, कभी कभी इसका नाम मैटर वेव, पदार्थ तरंग भी कहते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। गतिमान कण की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के है। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते। तो इस तरह से गतिज ऊर्जा के टर्म में ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, और हम जानते हैं एम वी इक्वल टू पी मोमेंटम, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, और पी की वैल्यू निकाल लेंगे रूट 2m के। तो फिर यहां पर पी की वैल्यू सीधे रख देंगे रूट 2m के। तो इस तरह से हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी रूट 2 h अपान रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2m के। तो इस तरह से हमारी मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली जाती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला, हमारा जो लाइट है, प्रकाश है, वो वेव और तरंग दोनों नेचर शो करता है। जहां हमें वेव नेचर की जरूरत पड़ती है वहां हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग मान लेते हैं प्रकाश को, और जहां पर कण नेचर की जरूरत पड़ती है, पार्टिकल नेचर की, वहां हम मैक्स प्लैंक साहब का फोटॉन मान लेते हैं या क्वांटा मान लेते हैं, फोटॉन क्वांटाइज्ड है। इस तरह से ये प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति या ड्वेल नेचर ऑफ लाइट शो करता है, और यही प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत होता है। स्टूडेंट्स, हम हाइगेंस थ्योरी के बारे में और ज्यादा जानकारी करते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इन्होंने अपनी थियरी में सेकेंडरी वेवलेट्स का जिक्र किया है, द्वितीयक तरंगिकाओं का। इसको समझने के लिए हम पहले वेव फ्रंट को समझते हैं। वेव फ्रंट या तरंगाग्र, किसी भी वेव में वेव फ्रंट या तरंगाग्र क्या है? इन ए वेव इन ए प्लेन, इफ ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, द प्लेन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यानी किसी भी तरंग में, किसी समतल में यदि कहीं तरंग चल रही है और किसी समतल में हम देखें, यदि सभी कंपन करते हुए कण एक ही कला में है या समान कला में है, फेज सेम है सभी पार्टिकल्स की, तो ये जो प्लेन है वो तरंगाग्र या वेव फ्रंट कहलाता है। यानी जब भी हमारी वेव चलती है तो एक प्लेन हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें स्थित सभी कण, सभी पार्टिकल जो भी ऑसिलेट कर रहे हैं वो एक ही फेज में हो या समान कला में हो। तो समान कला में कंपन करते हुए कणों के लिए हम एक प्लेन फाइंड कर सकते हैं इस तरंग में। तो ऑल पार्टिकल्स हैव सेम फेज, सभी कण समान कला में हैं। तो ये जो प्लेन मिला है इसको कहते हैं वेव फ्रंट या तरंगाग्र। तो हाइगेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, इन ए वेव फ्रंट ईच ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी हाइगेंस ने बताया कि किसी तरंगाग्र में
कंपन करते सभी कण से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं या द्वितीयक तरंगिकाओं का ये स्रोत होते हैं। यानी जो भी वेव फ्रंट होता है वहां से उसमें जो कंपन कर रहे हैं सभी कण वो एक सोर्स होते हैं, एक स्रोत होते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स या द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। तो वेव फ्रंट में, ये वेव फ्रंट है हमारा, वेव फ्रंट में स्थित सभी कण जो भी ऑसिलेट कर रहे हैं वेव फ्रंट में तरंगाग्र में, वो सभी एक वेव सोर्स की भांति काम करते हैं और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होती हैं जो आगे बढ़ती हैं। तो ये हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है। पहले हम वेव फ्रंट कंसीडर करेंगे। वेव फ्रंट क्या है? सभी एक ऐसा प्लेन वेव के रास्ते में जिसमें स्थित सभी कण समान कला में दोलन कर रहे हैं या उनकी फेज सेम है, और फिर वो जो वेव फ्रंट में स्थित सभी कण, सभी पार्टिकल एक सोर्स की भांति काम करते हैं जिससे सेकेंडरी वेवलेट्स या द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और वो माध्यम में आगे बढ़ती हैं। तो यही थियरी है हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स या द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत।